बढ़ते आगे, जिस हॉर्मूज पर ट्रंप पिछले 24 घंटे से ताला लगाकर रखने का दावा कर रहे हैं, उसे चीनी जहाज ने तोड़ दिया है। अमेरिका की नेवल नाकाबंदी को चकमा देकर चीन का एक जहाज हॉर्मूज पार कर गया और ये सब तब हो रहा है जब चीन ने पहले ही अमेरिका को हॉर्मूज और चीन के बिजनेस में दखल ना देने की चेतावनी दी है। अब सवाल है कि दुनिया के सामने खुद को हॉर्मूज का स्वयंभू मालिक बताने वाले ट्रंप की नाकाबंदी चीन के सामने 10 घंटे कैसे नहीं टिक पाई। चीन ने वो कौन सा खेला किया जिससे ट्रंप की दादागिरी धरी की धरी रह गई। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 24 घंटे में पूरा गेम पलट गया। हॉर्मुज पर ट्रंप के ताला लगाने के बाद जो प्लेयर्स पर्दे के पीछे से रिमोट कंट्रोल चला रहे थे वो सामने आ रहे हैं। ईरान जंग पर महाशक्तियों के नए नए दांव देखने को मिल रहे हैं। इस्लामाबाद में हुई बातचीत कहां, कैसे और किस पॉइंट पर आकर बिगड़ी, इसका खुलासा हो गया है और इसके साथ ही आगे के प्लान ऑफ एक्शन को लेकर हर पक्ष का अपना अपना मूव भी दिखने लगा है। ईरान की एनरिच्ड यूरेनियम पर खुलासा हुआ है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 5 साल तक सस्पेंड करने के लिए मान गया था, लेकिन अमेरिका ने उसके सामने 20 साल तक प्रोग्राम रोकने की मांग रखी थी। यहीं से बातचीत डिरेल हुई और दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। अमेरिका का दावा है कि जेडी वेंस, जो ईरान के साथ सीधी बातचीत करने पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि ईरान टेबल से उठकर गया क्योंकि पाकिस्तान आई उसकी टीम को सुप्रीम लीडर से डील को लेकर इजाजत लेनी थी। लेकिन ईरान की तरफ से आरोप लगाया गया कि ईरानी डेलीगेशन की सुरक्षा को पाकिस्तान में बड़ा खतरा था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने वार्ता को अचानक खत्म कर दिया। अरागची के साथ डेलीगेशन टीम का हिस्सा रहे मोहम्मद मरांडी ने कहा कि ईरानी डेलीगेशन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके रिटर्न का रूट तक बदला गया। लेकिन बात साफ है, दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हैं और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो तीसरी न्यूट्रल पार्टी ही डिसाइड कर सकती है। लेकिन सवाल यही है कि हर पल बदलती जियोपॉलिटिक्स और उसके हिसाब से बदलते राजनीतिक स्टैंड में क्या अब कोई न्यूट्रल रह भी गया है। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद अनुमान है कि जल्द दोबारा बैठक हो सकती है। ट्रंप ने भी डील लॉक करने की इच्छा जताई है। बैठक की लोकेशन पर अभी संदेह बना हुआ है। CNN ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। अनुमान है कि इस बार की बैठक इस्लामाबाद या फिर जेनेवा में हो सकती है। जगह अभी तय नहीं है, लेकिन मीटिंग इसी हफ्ते हो सकती है। इस्लामाबाद की बातचीत हॉर्मुज और लेबनान को लेकर फंसी, लेकिन इसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण निकल कर आया ईरान का परमाणु प्रोग्राम। अब न्यूक्लियर खेल में पुतिन की एंट्री भी हो गई है। रूस ने ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास रखने का ऑफर दिया है। रूस का कहना है कि ये शांति समझौते का हिस्सा हो सकता है। रूस दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है और ईरान का पुराना दोस्त भी। रूस को लगता है कि अगर वो ये सामग्री रख ले तो ईरान अमेरिका युद्ध रुक सकता है। रूस की मध्यस्थता की भूमिका मजबूत हो जाएगी। रूस ने स्पष्ट किया है कि ऑफर अब भी टेबल पर है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है। सामान्य बिजली प्लांट के लिए 3 से 5% एनरिचमेंट काफी होता है, लेकिन 90% से ऊपर पहुंचते ही ये बम बनाने लायक हो जाता है। ईरान का स्टॉक हथियार ग्रेड तक पहुंचने में सिर्फ कुछ हफ्ते लगाएगा। यही वजह है कि अमेरिका इसे न्यूक्लियर डस्ट कहकर पूरी तरह हटाना चाहता है। बिना इस स्टॉक के ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला जाएगा। इसी स्टॉक को लेकर अब रूस, ईरान और अमेरिका के बीच डिप्लोमेसी का बड़ा खेल चल रहा है। अगर पुतिन ईरान के न्यूक्लियर कलेक्टर बने तो इससे 3 तरह का मैसेज दुनिया के सामने आएगा। पहला कि पुतिन की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय के लिए मध्यस्थता हुई और जंग बंदी हुई। इससे पुतिन का ग्लोबल डिप्लोमेसी में कद ऊंचा होगा। दूसरा, मिडिल ईस्ट की आग शांत करके पुतिन पर यूक्रेन को लेकर लगे आरोप दरकिनार या फिर कमजोर होंगे। तीसरा, रूस ईरान को अपना दोस्त मानता है
ऐसे में अपने साथी देश के पास अपना यूरेनियम रखवाकर ईरान इसे सुरक्षित रख सकता है। लेकिन अगर ईरान ने पुतिन का ऑफर स्वीकार कर लिया तो उसकी खाड़ी के शेर वाली इमेज को पट्टा लगेगा और कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जाएगा कि ईरान डर गया और उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। ईरान वैसे ही अपना जंगी साजो सामान काफी हद तक गवा चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने मौत के घाट उतार दिया है। सामने की लाइन में बैठने वाले उसके सारे नेता मारे जा चुके हैं। ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें नहीं गिरी। शहर, स्कूल, अस्पताल, तेल रिफाइनरी, प्लांट, हर जगह हर ओर तबाही मच गई। जिस हॉर्मुज को की फैक्टर बनाकर अभी तक ईरान अपनी सारी शर्तें सामने रख रहा था, उस पर भी अमेरिका ने तालाबंदी कर दी है और इसका जवाब देने के लिए ईरान के पास नेवल ताकत भी नहीं बची है। ईरान को हॉर्मुज बंद करने के बाद खार्ग आइलैंड का डर सता रहा है। ईरान को डर है कि अब ट्रंप खार्ग आइलैंड को कंट्रोल करने की कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप के हॉर्मुज को बंद करने की वजह से ईरान को हर दिन $400 बिलियन का घाटा हो रहा है। अगर ये जारी रहा तो ईरान को एक महीने में $13 बिलियन का नुकसान होगा। ईरान अपने कच्चे तेल का 2 हफ्तों का उत्पाद ही स्टोर कर सकता है और उसके बाद उसे अपने तेल के कुओं से प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। इसके जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका को मैथ्स के फार्मूले के जरिए चेतावनी दी है। इस फार्मूले के जरिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर हॉर्मुज की नाकेबंदी बनी रहती है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी और पूरी दुनिया के लिए ये अच्छा नहीं होगा। वैसे हॉर्मुज बंद करने का फैसला ट्रंप के लिए भी आसान नहीं है, वो भी तब जब उन्हें इस पर किसी साथी देश का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कई यूरोपीय देशों ने नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई होती है। इसके बंद होने का बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ईरान युद्ध से एशिया को $299 अरब तक का नुकसान हुआ है। दुनिया भर के नेताओं ने ट्रंप से कन्नी काट ली है। ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो युद्ध में नहीं कूदेगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही राहें जुदा कर ली हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि नाटो का काम हॉर्मुज खुलवाने का नहीं है। एक समय अमेरिका का साथी स्पेन अब चीन के पाले में जाकर खड़ा हो गया है। कनाडा अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यूरोप और नाटो भी ट्रंप के सपोर्ट में सामरिक रणनीति पर विचार करने की जगह अब एनर्जी बचाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने ऐलान किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मई में चीन के दौरे पर जाएंगे। ये ठीक वही वक्त था जब ईरान को लेकर डील की बातें की जा रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ट्रंप चीन जाएं, उससे 1 महीने पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने चाणक्य को चीन भेज दिया है। लावरोव का चीन दौरा ठीक उस वक्त हुआ है जब ट्रंप ने हॉर्मुज पर ताला लगाया है। ट्रंप की बंदी के 24 घंटे बाद रूस के विदेश मंत्री के चीन दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। ये दौरा इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका को सबसे तीखी प्रतिक्रिया देने वाला देश भी चीन है, जिसने साफ साफ कहा है कि अमेरिका उसके मामलों में टांग ना अड़ाए। ट्रंप ने एक दिन पहले ही चीन को 50% टैरिफ की धमकी भी दी थी। उस धमकी की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि मॉस्को से ऐलान हो गया कि सर्गेई लावरोव बीजिंग जा रहे हैं। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये रूस का एक बहुत सधा हुआ काउंटर मूव है। रूस बहुत अच्छे से जानता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचेंगे तो वो शी जिनपिंग पर दबाव बनाएंगे। ट्रंप की कोशिश होगी कि वो टैरिफ से राहत देने के बदले में चीन से कुछ बड़े रणनीतिक समझौते कर ले और इस सौदेबाजी में अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यही हो सकती है कि चीन, रूस और ईरान से अपनी यारी कम करे। ट्रंप चाहते हैं कि चीन रूस को वो लाइफलाइन देना बंद करे जिसके दम पर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खींच रहे हैं।
इसी डर को खत्म करने और चीन को अपने पाले में मजबूती से बांधे रखने के लिए लावरोव ट्रंप से पहले ही फील्डिंग सजाने बीजिंग पहुंच गए हैं। क्रेमलिन के इस दांव पर ट्रंप भी बैकफुट पर आ गए हैं। जो ट्रंप अभी तक चीन को धमका रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि उनके चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, जहां महाशक्तियों का टकराव भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट के बावजूद चीन के एक टैंकर ने हॉर्मुज पार कर लिया है। ईरान और चीन दोनों ही ये कह चुके हैं कि चीन के लिए हॉर्मुज खुला है। ऐसे में नाकेबंदी के बावजूद चीनी टैंकर का हॉर्मुज पार करना सीधे सीधे अमेरिका को आड़े हाथों लेना है।